बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग डायनामिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन मैंने कोर्स का आपको दिया, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है मैंने जैसे आपसे कहा था कि वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, जिसका टाइटल है काइनेमैटिक्स ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल किसे कहते हैं और काइनेमैटिक्स क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ। पार्टिकल किसे कहते हैं इसकी थोड़ी सी मैंने वजाहत की थी। जब बॉडी का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दूंगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना कि पार्टिकल से फ़िज़िक्स में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या डायनेमिक्स में हमारी मुराद है एक डॉट, एक पॉइंट, ठीक है। बमुश्किल आप इसे देख सकते होंगे, भला दैट्स अ पॉइंट। आइडियली ज़ाहिर बात है ये भी बड़ी चीज़ है, इसलिए कि इसका भी एक सर्टेन साइज़ है और एक सर्टेन वॉल्यूम है। पार्टिकल का मतलब है जिसका साइज़ ज़ीरो हो, देयर इज़ नो वॉल्यूम, उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। दैट इज़ एन आइडियलाइजेशन। तो ज़ाहिर बात है पार्टिकल हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल वे में जो है बात कर रहे होते हैं। मैं मुख्तसरन फ़िलहाल इसका एक आइडिया दे देता हूँ आपको। अगर इवन मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, यकीनन इसे कोई पार्टिकल नहीं कहेगा, लेकिन ये ब्लॉक अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन का मतलब है कि ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, आप समझ लें। तो ये इस तरह मूव करे कि इसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बदलता रहे। सो दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन में जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में हम ज़्यादातर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल के अलावा जितनी भी लेंगे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, और इस दौरान ये अपनी जो ओरिएंटेशन है ये चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हैव अ बुक, हमारे पास ये एक किताब है, ठीक है। सपोज़ ये किताब इस तरीके से मूव करे, ठीक है, यूँ जा रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, लेकिन एक ख़ास बात नोटेबल है इस किताब का कि ये साइड बोर्ड की इस साइड के पैरेलल है और ये बेस वाली साइड बोर्ड की इस साइड के पैरेलल। आप कह सकते हैं एक तरह से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स और वाई एक्सिस इस रूम के एक्स और वाई एक्सिस हैं, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस बॉडी के एक्स और वाई एक्सिस हैं। तो अगर ये किताब यहाँ से चलना शुरू करती है इस तरह से कि इस किताब के एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के इस रूम के एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, और ये थ्रू आउट इसी तरह मूव करती रहे कि इसका एक्स और वाई एक्सिस रूम के एक्स और वाई एक्सिस के हमेशा क्या रहें, पैरेलल रहें, तो इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। जनरली वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर भी कुछ एक्सिस मौजूद होते हैं, उसके अपने एक्स वाई, और एक लेबॉर्टरी के, इसको आमतौर पर लेबॉर्टरी कहते हैं, जैसे मैं यहाँ रूम कह रहा हूँ, उसके एक्स और वाई एक्सिस हैं, से कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। If the body is moving such that the body fixed axis, वो एक्सिस जो बॉडी में फिक्स हैं वो हमेशा लेबॉर्टरी एक्सिस के पैरेलल रहें, तो इस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अगर ये ज़रा सा भी यूँ ट्विस्ट कर जाएगा, मुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, टिल्ट कर जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें रोटेशन भी शामिल हो गई है। सही, रियल लाइफ में चीज़ों की मोशन जो है वो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। आप समझ सकते हैं कि इवन ये किताब अगर मेरे हाथ में और मैं इसको इस तरह उछालूं तो जब ये मेरे हाथ से निकल कर जाएगी तो ये ट्रांसलेट तो कर रही होगी, यानी इसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बदल रहा हो, लेकिन साथ साथ ये रोटेट भी कर रही होगी। तो जब कोई चीज़ प्योर ट्रांसलेशन कर रही हो तो उसकी मोशन जो है उसको हम एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास को समझ लें कि उस पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी वजाहत उस वक्त करूंगा और आपको बेहतर भी उसी वक्त समझ आएगी जब हम बॉडी डायनेमिक्स शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर समझ लें कि 16 से, ठीक है। तो फ़िलहाल जस्ट कि मेरे पास एक इवन जहाज़ क्यों ना हो, मैं उसको एक पार्टिकल से, एक पॉइंट से शो करूंगा, और वो पॉइंट क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज़ प्योरली ट्रांसलेटिंग, वो ट्रांसलेट कर रहा है। और ये तय है कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। और हम वन डायमेंशन की बेसिक इक्वेशंस की बात करते हैं। सो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, जो आपने मैट्रिक फिज़िक्स में पहली दफ़ा पढ़ा, फिर इंटर में भी पढ़ा, फिर आपने इंजीनियरिंग यहाँ जो फिज़िक्स थी उसमें भी पढ़ा था। Equations of uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हमारे पास तीन हैं, सब जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v
इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी एफ के बजाय मैंने वी लिख दिया, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ द एक्सेलरेशन, दिस इज़ टाइम। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास एस इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके अगर हम लिखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटन एज एस इज़ इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस नॉट क्या है? एस नॉट इनिशियल पोजीशन है, ज़रूरी नहीं है अगर मैं यहाँ नोट करें दोनों जगह टी ज़ीरो कर दूँ तो ये दोनों टर्म ज़ीरो होंगी, तो एस क्या आएगा? एस नॉट। जबकि इस इक्वेशन में अगर टी को ज़ीरो करें तो एस ज़ीरो आएगा, ये टर्म भी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका क्या फ़र्क है कि शुरू में टी ज़ीरो का मतलब इनिशियली इसका मतलब है पार्टिकल इज़ एट द ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा था। एस आपका ज़ीरो था, कब? जब टी ज़ीरो था इनिशियली। इसका मतलब है इट इज़ नॉट एट ओरिजिन पे नहीं है। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ कहीं है, किसी पॉइंट पी पर है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी पोजीशन बनती है ये एस नॉट बनती है, यानी ओरिजिन से एस नॉट के फासले पे, हो सकता है राइट पर हो सकता है लेफ़्ट पर हो। पॉइंट इज़ दैट कि ये निस्बतन ज़्यादा जनरल इक्वेशन है, क्योंकि हम आमतौर पे इंटर में और बेसिक फ़िज़िक्स में यही एज्यूम करते हैं कि द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये इतनी वैसे अहम बात नहीं है कि पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं लिया, और अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कुछ नहीं बताया जाता है कि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट लिया है, सो बाई डिफ़ॉल्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी एस नॉट डेफिनेटली ज़ीरो होगा। तो ज़्यादातर यही इक्वेशन यूज़ होती है, लेकिन ये मैंने बता दिया है कि ये निस्बतन ज़्यादा जनरल इक्वेशन है। Similarly, everybody knows the third equation of motion, 2as is equal to v square minus v naught square। अगेन ख्याल रखें मैं vf को सिंपली v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और vi को मैं v नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंबल इस किताब में भी यूज़ हुए हैं तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इन तीन इक्वेशन से आप सब वाकिफ़ हैं, ये तीन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड कहलाती हैं। मैंने अब मैं आपको, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूँ इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि ये इक्वेशन जो है ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर अप्लाई होती हैं, यानी उस बॉडी की मोशन पे या पार्टिकल की मोशन पे अप्लाई होती हैं जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इन तीनों इक्वेशन में ए आ रहा है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इन सब जगह पे जी आ जाएगा, एंड एवरीबॉडी नोज दैट जी इज़ एसआई यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ख्याल रखिएगा अगर इसमें बाद सवाल FPS सिस्टम में होंगे, जैसे आपने स्टैटिक्स में भी देखा था उसके कोर्स में भी, कि बाज़ जगहों पर हम फुट में लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, तो वो FPS सिस्टम कहलाता है या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें फासले की यूनिट मीटर नहीं बल्कि फ़ुट होती है और टाइम खैर सेकेंड ही होता है। उसमें फिर जी जो होता है वो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो व्हाट एवर द केस, आप अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये इक्वेशन जब अप्लाई होंगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये इसकी एक मिसाल है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही हो। हम जितने भी न्यूमेरिकल बेसिक लेवल पर कर रहे होते हैं, इंटर में भी कर रहे होते हैं, वहाँ यही एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। वो जितनी भी उसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है, कहीं 5 दी हुई है, कहीं 10 दी हुई है, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है। ये एक स्पेसिफिक मिसाल थी, चूँकि ये एक मिसाल ज़्यादा रियल लाइफ मिसाल है तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, इसको मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो फिर क्या किया जाएगा, सही है। सो नाउ आई एम राइटिंग द जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि चाहे मोशन चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है चाहे नहीं है, वो दोनों सूरतों में अप्लाई होंगी। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग दैट जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास ये हैं, जनरल इक्वेशंस of motion. Obviously this whole story is in one dimension। ये वन डायमेंशन के हवाले से, टू डायमेंशन में क्या होगा, ज़ाहिर बात है अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो हम उसे हमेशा दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक एक्स और एक वाई। थ्री डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड में कर लेंगे, लेकिन एक एक्स या वाई या जेड क्या होगा, वो वन डायमेंशन होगी। तो ये इक्वेशन है वन डायमेंशन की, लेकिन ये 3D पर अप्लाई हो सकती हैं। कैसे? हर एक्सिस की या हर डायमेंशन की अपनी एक इक्वेशन होगी। जैसे मैं इनके नीचे वी एक्स लगा दूँ, वी नॉट एक्स और ए एक्स लगा दूँ तो ये एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली वाई लगा दूं तो वाई की हो जाएगी, जेड लगा दूं तो जेड की हो जाएगी। तो उन सबको मिला दें तीनों इक्वेशन को तो वो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन आर
जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इनफैक्ट डेल्टा एस। एस तो पोजीशन है, डेल्टा एस उसमें होने वाला चेंज है, डिवाइडेड बाय टाइम। एवरीबडी नोज दैट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम इसे बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में ले रहे हो, जिसे सब जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, तो फिर उसमें एक लिमिट की कंडीशन आती है और सबको मालूम है फिर ये डेरिवेटिव बन जाता है डी एस अपॉन डी टी। So this is the velocity. So this is the first equation, general first equation of motion, ds upon dt. Velocity is the rate of change of position. Number 2. Second is nothing, the definition of acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration का velocity का rate of change acceleration कहलाता है. Again, it has to be delta v upon delta t. But again, for instantaneous acceleration, I take this limit, which means it is the derivative dv over dt. So this is acceleration. So the second equation is nothing else but the definition of acceleration, dv over dt. Similarly, the third equation जो है वो असल में इन दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है, सही है। और उसूली तौर पे यही दो मेन इक्वेशन है, वो इक्वेशन इनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट तीसरी इक्वेशन नहीं है। 2 इक्वेशंस आर इनफ टू स्टडी मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। लेकिन ये है कि बहरहाल वो भी अपनी इंपॉर्टेंस रखती है और सम टाइम मसलन मैं आपको अभी आगे करके दिखाऊंगा ये चीज़ कि इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन ड्राइव हो सकती है, इनफैक्ट इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन ड्राइव हो सकती है, और इन दोनों को मिला लें तो ये इक्वेशन ड्राइव होती है। ये इक्वेशन डायरेक्टली इनसे ड्राइव नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए हमें, क्योंकि नोट करें कि इन दोनों में टाइम आ रहा है, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसी तरह इन दोनों में टाइम इन्वॉल्व है, तो अब मुझे एक इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें टाइम ना आता हो और उसमें ए भी आता हो, वी भी आता हो, एस वगैरह, मगर टाइम एलिमिनेट हो जाए। सो आई हैव टू समहाउ एलिमिनेट टाइम इन बिटवीन देम, इन दोनों में से, लेकिन थ्रू कैलकुलस, इसलिए कि यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो मैं बता रहा हूँ वो कैसे। मैं फर्स्ट पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इन दोनों में से वो इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई, सही है। द इक्वेशन इज दिस, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। ए इंटू डी एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, v velocity into small change in velocity dv. So this is the third general equation of motion. These are 3 general equation of motion in 1 dimension. Any case, चाहे acceleration constant है, चाहे acceleration constant नहीं है, ये हर सूरत में applicable हैं। इन्हीं में से ये इक्वेशन एज अ स्पेशल केस ड्राइव हो सकती हैं, इस शर्त के साथ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं भी आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। जब वो डेरिवेशन आप देखेंगे तो आपको इस बात पे यकीन और बेहतर तौर पे आ जाएगा कि ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं। ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इक्वेशन कैसे हासिल होगी? इट्स वेरी ईजी। आई टेक दिस इक्वेशन, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। आई जस्ट यूज़ चेन रूल। आपने जब कैलकुलस पढ़ी होगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो चेन रूल एक चीज़ पढ़ी होगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, सही है, लेकिन एक सेंस में मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी एस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एस टाइम पे डिपेंडेंट है। यानी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली वेलोसिटी डिपेंडेंट है एस पे और एस डिपेंडेंट है टाइम पे। तो मैं समहाउ एस को भी इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। इट्स वेरी इजी। आई जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एस। कोई हर्ज नहीं है, सबको पता है अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। और उसके बाद अब एक छोटा सा काम ये करते हैं कि री एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इन दोनों की जगह फ़र्ज कर लें इंटरचेंज कर लेता हूँ। मैं ये डी एस यहाँ ले आता हूँ, डी टी यहाँ ले आता हूँ। सो इट इज़ डी वी ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। Now ds over dt क्या होगा? ds over dt is v, so it is simply v। ये मैंने इसको हटा के v लिख दिया। ये ds इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, so we have a ds and here we have v dv। So this is the third general equation of motion in 1 dimension। सही है, हमने ये इक्वेशन देख ली। अब हम क्विकली एक काम ये करते हैं कि इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन इसमें से एज अ स्पेशल केस निकालते हैं विद द कंडीशन दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये जनरल इक्वेशन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ।
इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये इक्वेशन सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वी मूव फॉरवर्ड एंड वी नीड टू ड्राइव दीज इक्वेशंस। चलें यहीं पे सिंपली इसको ड्राइव कर लेते हैं। सो फर्स्ट आई कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated motion. First equation of uniformly accelerated motion. We have to start with the basic definition of acceleration. अच्छा, हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक सिनेरियो है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसने स्टार्ट लिया एक इनिशियल वेलोसिटी से। आई एम जस्ट यूजिंग द ओल्ड नोटेशन, वी आई इज़ वी नॉट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, उसमें एक्सेलरेशन ए था और आफ्टर अ टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या होगी मैं ये जानना चाहता हूँ। सो आई हैव दिस कंडीशन कि टी ज़ीरो पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट। यहाँ टी ज़ीरो का जहन में रखिएगा, मतलब क्या है, मोशन जब शुरू हो रही होती है तो एक सेंस में हमारे हाथ में एक स्टॉप वॉच होती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि हमने अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की, सो दैट इज़ द स्टार्टिंग टाइम। ज़रूरी नहीं है कि उसने मोशन भी उसी वक्त शुरू की हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बाहर निकल कर अगर देखूँ, ठीक है, डायरेक्टली ज़ाहिर बात है पॉसिबल नहीं है देखना, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अगर देखता हूँ सूरज की तरफ, तो क्या सूरज अभी अभी स्टार्ट हुआ होगा? नहीं, वो तो निकल चुका है, मैं अब उससे देख रहा हूँ। तो जो मेरा स्टार्ट ऑब्जर्वेशन जहाँ से मेरी शुरू हो रही है, दैट इज़ द इनिशियल टाइम। हो सकता है ऑब्जेक्ट भी उसी वक्त शुरू हुआ हो। वो इस तरह जब आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप अपने हाथ से उसे खुद ही स्टार्ट देते हैं और स्टॉप वॉच भी वहीं से ऑन करते हैं। तो वहाँ आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व जब करना शुरू करते हैं, वहीं आप उसे स्टार्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में। और एक चीज़ ये कि आप कोई चीज़ मूव कर रही है और आप उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तो जो जिस लम्हे आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की वो t0 वो इनिशियल टाइम होगा। तो t0 पर हो सकता है ऑब्जेक्ट पहले से चलता हुआ आ रहा हो, और हो सकता है कि t0 पर स्टार्ट लिया उसने। अब यहाँ यही मिसाल है कि t0 पर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी थी, इसका तो वो पहले से मूव करता हुआ आ रहा था। इसको आप यूँ इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज़ कर लें मैं यहाँ अपने रूम में खड़ा हूँ, ये सामने एक बड़ी खिड़की है और सामने एक सड़क है। सपोज़ कर लें खिड़की काफ़ी बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर बात है खिड़की से एक लिमिटेड विजन मेरे सामने है। एक कार पीछे से कहीं से आ रही है, मैं नहीं देख सकता, वो जब खिड़की के सामने आएगी तो मुझे नज़र आएगी। सो आई स्टार्ट माई स्टॉप वॉच व्हेन आई सी द कार, सही। और फिर वो कार चलती हुई आगे चलेगी और यकीनन मैं अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा जब वो कार मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगी। सो t0 एंड फाइनल t, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम कौन से टाइम होते हैं? जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं और जब आप ऑब्जर्वेशन एंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की मोशन भी उसी वक्त शुरू हुई हो, ज़रूरी नहीं है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन एंड कर दी मोशन वहाँ एंड हो गई हो। वहाँ से वो चीज़ आगे कहाँ चली गई आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपका एक इनिशियल टाइम और एक फाइनल टाइम है। सो वी हैव एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल हैज़ ऑलरेडी अ वेलोसिटी v नॉट एंड इट हैज़ सम एक्सेलरेशन। I want to find the velocity after a time t. So I need, सबको पता है कि ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, a एक्सेलरेशन है, तो आफ्टर अ टाइम t उसकी वेलोसिटी ये होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग विद दिस बेसिक डेफिनेशन वी हैव, ये एक तरह से इनिशियल कंडीशन है हमारे पास। यहाँ एक सेंस में ये एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ख्याल रखें। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में बात करूँ, हो सकता है अब आप लोग अब या शायद अगले सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ रहे हो, तो उसमें फिर आप ये सब टर्मिनोलॉजी सुनेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन। तो अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, ज़ाहिर बात है डेरिवेटिव को सॉल्व करने का क्या मतलब है, आई हैव टू इंटीग्रेट करूँगा मैं उसे टू फाइंड द रिजल्ट। मतलब मुझे इसमें से टारगेट मेरा क्या है, मुझे v चाहिए, सही है। सो आई हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट v, एंड व्हेन आई गेट v आई ऑल्सो नीड द इनिशियल वैल्यूज़ कि t0 पे v क्या था, सही है। तो मजमूई तौर पे जब इनिशियल कंडीशन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की या मैथ्स की लैंग्वेज में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। सो आई एम सॉल्विंग एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आई हैव a इज़ इक्वल टू dv ओवर dt। आई नीड dv, सो dt मैं इधर ले आता हूँ, dv इज़ इक्वल टू a dt। नाउ दिस इज़ अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। I have to integrate it, integrating both sides, dv integral a dt plus arbitrary constant। सबको पता है जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, सही है। सो आई हैव प्लेस दैट कांस्टेंट। इंटीग्रल dv, एवरीबडी नोज दैट इंटीग्रल dx क्या होता है, इट इज सिंपली x। सो वी गेट v इज इक्वल टू
ए डी टी प्लस सी। अब ऑब्वियसली यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। व्हाट इज़ ए? ए इंटीग्रेट होगा, इसका मतलब ए के साथ डी टी अगर लिखा है तो ए मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए टाइम का फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर एक्सेलरेशन हो सकता है कि एक्सेलरेशन कैन बी साइन ओमेगा टी, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ऑसिलेटरी बिहेवियर होगा। टाइम एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अक्सर ऐसा होता है। देन आई हैव टू रिप्लेस ए बाय साइन ओमेगा टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीग्रल इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ और ये है मिसाल के तौर पर, तो साइन ओमेगा टी टाइम्स डी टी। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, सही। सो दिस हैज़ टू बी सॉल्व। इसी तरीके से इट मे बी कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी या प्लस टी, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा हो, क्वाड्रेटिकली चेंज हो रहा हो, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। बट हियर वी एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इफ इट इज़ कांस्टेंट इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगेन मैं स्टेप पे रुकता हूँ, अगर ये कांस्टेंट नहीं है देन यू नीड इट्स एक्सप्रेशन, तो फिर ये टाइम पे डिपेंड करता होगा, तो इसकी वो एक्सप्रेशन आपको चाहिए होगी जहाँ ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस अंदाज में कर रहा है, क्वाड्रेटिकली है, एक्सपोनेंशियली है, साइनोसॉइडली है। हम आगे सवाल देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेरी ये बात और बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगी। अगर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आएगा, वरना ये नहीं आएगा। नाउ व्हेन आई टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। ए, what is the integral of dt? Like dx it is x, so it like dt it is t plus c. This is say equation 1. ये मेरे पास equation 1 हो गई। Now I need to find c. अब आपको समझ आएगा ये इनिशियल कंडीशन किस काम के लिए। आपको ये जो c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चाहिए, सही है। मैं इसकी वैल्यू कैसे लूँगा? मैं इसमें दो काम करूँगा, जहाँ t है उसकी जगह फॉर एग्जांपल ये यहाँ 0 रखूँगा और जहाँ v है उसकी जगह v0 रख दूँगा। जस्ट कॉल इट v के वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू। t0 जब मैंने बता दिया तो इसका मतलब ये वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू है। ये ख्याल रखें कि इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दो वेरिएबल हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। v कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, v कैन बी 0, v कैन डिपेंडिंग ऑन t। तो t0 पे v क्या था? v0 था, सही है। सो फॉर आई हैव टू राइट फॉर t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v0। t0 पे v0 है, सो आई पुट इट इन 1 में मैं ये वैल्यू रखता हूँ। v जहाँ है उसकी जगह v0 रख देता हूँ। जहाँ पर a के साथ t है तो जब मैं 0 रखूँगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c बचेगा। इसका मतलब c हमारे पास v0 आ गया। वापस ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू ए टी प्लस v0। रीअरेंज कर लें, v0 प्लस ए टी। This is the first equation of motion. You already know that, but it is derived under that condition, under the assumption that acceleration is constant. तो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सूरत में अप्लाई होगी, सही है। अब जब आप सवाल पढ़ रहे होंगे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, हम आगे करना शुरू करेंगे, देन यू हैव टू सी, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी बात कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लग सकती है, वेरिएबल है देन यू हैव टू रिजॉर्ट। वो फिर हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस को तो अब तक आपने यूज़ करना सीखा है। अब एक नया पहलू तो एक तो ये आएगा कि आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये इक्वेशन अप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो अप्लाई हो सकती हैं, कांस्टेंट नहीं है तो नहीं होंगी। दूसरी चीज़, अगर नहीं होंगी अप्लाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये यूज़ होंगी। फिर इनको कैसे यूज़ करेंगे, वी विल सी दैट। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो हम ये काम देख लेंगे उसमें। सो दैट कंप्लीट्स द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वेरी क्विकली वी मूव टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। फॉर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड इक्वेशन ये होती है, नोट करें। नाउ आई नीड s, अब मुझे s चाहिए। सो वी हैव टू फॉलो दिस इक्वेशन बट वी ऑल्सो नीड दिस, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, काम वैसे भी बड़ा आसान होगा। किस तरह से? इस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे और इसका भी यूज़ करेंगे। बेसिकली इन दो की हमें मेनली ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मुझे अब ये भी बताना है कि t0 पे v तो v0 था, मुझे ये भी बताना है s क्या था।
सो वी एज्यूम दैट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। आसान एक ले लेते हैं हम, यहाँ पे एस नॉट को 0 ले रहे हैं, यानी पार्टिकल टी 0 पे कहाँ था, ओरिजिन पे था। मैंने कहा आपसे कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है कि अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं ले रहा, ओरिजिन हमेशा आर्बिट्रेरी होता है, आप उसे रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल वी एज्यूम दैट कि टी 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी और इनिशियल पोजिशन s ओरिजिन पे थी, यानी ओरिजिन पे था पार्टिकल। वी स्टार्ट विद द मेन इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी ड्राइव कर ली, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सी से सेकंड मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस मेन इक्वेशन। v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, बट वी नो दैट v itself is ds over dt. Velocity is the rate of change of displacement. So I replace this v by this ds over dt. ds over dt is equal to v naught plus at. s निकालना है, ये dt इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। So ds is v naught dt plus at dt. ठीक है, सेपरेट हो गए। नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू, यहाँ दो टर्म है, इंटीग्रल वी नॉट तो कांस्टेंट ही है। देखें इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट होती है, टी 0 पे वेलोसिटी वी नॉट थी हो गई बात, सो इट्स अ कांस्टेंट। सो इट इज़ डी टी प्लस इंटीग्रल ए टी डी टी, ऑब्वियसली ए टी एंड डी टी प्लस द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इंटीग्रेट हो गया, सी लगा देंगे। इंटीग्रल डी एस ऐसा आ जाएगा, वी नॉट डी टी का इंटीग्रल सबको पता है टी आएगा, प्लस ए टी डी टी प्लस सी। अब अगेन इस स्टेप पे मैं रुक रहा हूँ। एक्सेलरेशन टी और डी टी, नाउ अगेन एक्सेलरेशन मे बी डिपेंडेंट ऑन टाइम। वैसे ये मे बी टी स्क्वायर, ए मे बी साइन ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल और एनीथिंग लाइक दैट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो यहाँ रखना पड़ेगा। देन वो पूरा एक फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर टी स्क्वायर था ये, तो इमेजिन करें कि ये आपकी टर्म हो जाएगी टी ए डी टी, पहले से ए की जगह टी स्क्वायर आ गया, सो इट बिकम्स टी क्यूब डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, टी की पावर 4/4 वगैरह वगैरह। साइन होगा तो कॉस आएगा, लेकिन साइन के साथ टी भी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगानी पड़ेगी। इट कैन बी एनीथिंग। बहरहाल यहाँ हमारी लाइफ आसान हो जाती है कि हम एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल। एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस एक बाहर आ गया, बचा टी डी टी प्लस सी। सो एस इज़ वी नॉट टी प्लस ए टी डी टी। तो टी डी टी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्स डी एक्स होता है। क्या होता है भाई, x की पावर 1 है, सो इट इज़ x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 विच इज़ x स्क्वायर अपॉन 2, यानी पावर 1 बढ़ गई, पावर वाला इंटीग्रल है, सो इट बिकम्स t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो s इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस c। सो आई जस्ट कॉल इट इक्वेशन 1। अब आपके काम आएगी इनिशियल कंडीशन c की वैल्यू निकालने के लिए। t 0 पे s क्या था, 0 था। फॉर t इक्वल टू 0 s इज़ 0। तो कहाँ t 0 रखना है, यहाँ 0 रखना है, यहाँ तो s की जगह भी 0, तो ये 0 हो गई इस साइड पे टर्म, इज़ इक्वल टू ये टर्म 0 हो गई, प्लस ये टर्म भी 0 हो गई, प्लस c बचा, तो c भी 0 आया। और c जब 0 वापस यहाँ रखेंगे 1 में, सो वी गेट s इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने देख ली थी। अब अगेन यहाँ रुक जाएं कि अगर मैं C0 फर्ज कर लें कि T0 पे S0 नहीं है, सपोज़ S0 होता, तो फिर मैं T0 पे कहता कि अच्छा S जो है वो S0 है, तो फिर यहाँ S0 आता, और जब S0 आता तो फिर C की वैल्यू ये 0 है, S0 के बराबर आती, और फिर आप यहाँ S0 रखते और उसको शुरू में लिख देते, तो वही चीज़ आती जो थोड़ी देर पहले लिखी थी। द इक्वेशन बिकम्स S0 s इज़ इक्वल टू S0 प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, यानी इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ था। बहरहाल जनरली इट इज़ टेकन एज 0 ही लिया जाता है इसको। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, दोनों आपने देख ली। थर्ड इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अगेन इट इज़ वेरी ईजी।
और आपने ये देख लिया इस दूसरी इक्वेशन में भी कि एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इक्वेशन भी कब अप्लाई होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेकंड भी इस कंडीशन पर ही ड्राइव हुई है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नाउ जस्ट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन, अच्छा थर्ड इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो अब मैं t0 नहीं, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करूंगा, इनिशियल नहीं, बाउंड्री मीन्स जगह के हिसाब से। s शुरू में ज़ाहिर बात है होगी तो वो शुरू की वैल्यू, शुरू में s कहाँ था और v उस वक्त क्या था। फॉर s इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे था और वेलोसिटी उस वक्त क्या थी, v0 थी। वी जस्ट स्टार्ट विद दैट एंड जस्ट फॉलो दिस इक्वेशन। इसे बाउंड्री कहते हैं क्योंकि ये s के हिसाब से, टाइम के हिसाब से होता है तो उसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं, जगह के हिसाब से होता है तो वो बाउंड्री कहते हैं। कि ओरिजिन पे जब पार्टिकल था तो वेलोसिटी क्या थी, v0 a ds। और ये क्यों है, इसलिए कि उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल s है और डिपेंडेंट वेरिएबल v है, v s पे डिपेंडेंट है एक सेंस में, ठीक है। सो s 0 पर v क्या था ये हमें पता होना ज़रूरी है। वी हैव दिस इक्वेशन, अगेन इट्स वेरी इजी, वी नीड टू इंटीग्रेट इट। a ds is equal to integral v dv plus c. Again this is easy, v dv, so it is just like x dx। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने x square upon 2, so it becomes v square upon 2 plus c। इसका क्या होगा, अगेन इस नुक्ते पे बात रही है कि एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अगर अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो वो s का फंक्शन होगा, पोजीशन पे डिपेंड करता हो। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में a इज इक्वल टू k अपॉन m इंटू एक्स, एक्स को s भी लिख सकते हैं, x डिस्प्लेसमेंट है, s भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को शो कर रहा है, यानी x भी पोजीशन थी s भी है, तो इट कैन बी वो यहाँ रख दें तो फिर ये s ds होगा, फिर उसके हिसाब से ये इंटीग्रेट होगा। बट हेयर वी अगेन एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, सो इट बिकम्स ds इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नाउ इट बिकम्स a ds का इंटीग्रल s होगा, सो as इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। जस्ट कॉल इट इक्वेशन 1, इसको 1 कह देते हैं। अब हमारे काम आएगी इनिशियल कंडीशन c की वैल्यू, ताकि हमें मिल सके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम इसमें से रिमूव कर सकें। और उसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, जहाँ जहाँ s है उसको 0 और जहाँ जहाँ v है उसको v0 रख देते हैं। सो 1 इम्प्लाइज दैट, इसमें यहाँ मैंने s की जगह 0 रखा, ये टर्म पूरी 0 हो गई, इज इक्वल टू ये v0 आ गया, v की जगह v0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो c क्या आएगा, माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये c की वैल्यू 1 में रख दें। 1 इम्प्लाइज दैट as इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कॉमन आएगा, इस तरफ पहुंच जाएगा, 2as is equal to v square minus v0 square, which is the second equation of motion. So you see that कि आपके पास ये जो 3 इक्वेशन हैं ये जनरल इक्वेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ये मैंने हर स्टेप पे a वाले इंटीग्रल की ऊपर बात की, समझाया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आया, नहीं है तो फिर यहाँ उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है। अब वो सवाल जिनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन या तो टाइम पे डिपेंडेंट होगा या एक्सेलरेशन हो सकता है डिस्टेंस पे, पोजीशन पे डिपेंडेंट हो, वेलोसिटी पे भी हो सकता है। वो कैसे होगा उसका सवाल भी, सिचुएशन फिर ये होगी, फिर आप ऐसे इंटीग्रेट करते हुए यहाँ आ रहे होंगे। अब ए की यहाँ कांस्टेंट था तो बाहर आ गया था, लेकिन अगर नहीं होगा तो ए एस पे डिपेंडेंट होगा, वो सवाल में दिया हुआ होगा, वो फिर आप वैल्यू यहाँ रखेंगे और उसके मुताबिक इंटीग्रेट करेंगे। फिर कुछ इनिशियल कंडीशन भी सवाल में दी हुई होंगी कि शुरू में ओरिजिन पे जब था तो कहाँ था, तो वेलोसिटी क्या थी, या t0 पे वो कहाँ था, या t0 पे वेलोसिटी क्या थी, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन दी हुई होंगी, उसके हिसाब से आप फैसला करेंगे और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन यू गेट द रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और उसकी जनरल इक्वेशन भी आपने देख ली। अब यही इक्वेशन है जो आपके थ्रू आउट इस चैप्टर में काम आएगी, न सिर्फ इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में भी काम आएगी। और मैं तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा कोर्स जो है, पूरे 8 चैप्टर या 9 चैप्टर जो हैं वो इस बेसिक चैप्टर पर बेस कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करें। मैं भी गैप नहीं आने दूंगा, कोई भी रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अपलोड करता रहूँगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है वो कराता रहूँगा आपको, ठीक है। सो वी एंड द लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।